दोस्तों 21 जुलाई सन 1969 को जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद की सतह पर पहला कदम रखा तो नो डाउट वो धरतीवासियों का अब तक का सबसे डेयरिंग एक्सप्लोरेशन मिशन था। पहली बार किसी इंसान ने धरती के बाहर दूसरी दुनिया पर कदम रखा था। यूरी गागरिन के स्पेस में पहुंचने के 8 साल के भीतर ही मून पर जाना और आना, ऐसा संभव हो जाना हर तरह से एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट थी। तभी तो अपोलो 11 के लैंडर मॉड्यूल ईगल से नीचे उतरकर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड कहा तो पूरी दुनिया उनसे सहमत थी। One small step for man, one giant leap for mankind. नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ ही मून पर गए थे बज एल्ड्रिन और बाद के अपोलो मिशंस में 10 और अमेरिकियों ने चांद पर कदम रखा था। अपोलो प्रोग्राम अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की मैन्ड फ्लाइट की एक सीरीज थी। इस प्रोग्राम में सैटर्न रॉकेट और अपोलो व्हीकल्स का यूज़ किया गया था। ये सीरीज ऑफ फ्लाइट 1961 से लेकर 1974 के बीच में हुई थी। अपोलो प्रोग्राम अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के 1960 के दशक में चांद पर मानव के होने के सपने को समर्पित था। यह सपना 1969 में अपोलो 11 की उड़ान ने पूरा किया। यह प्रोग्राम 1969 के बाद भी अगले कुछ वर्षों तक चलता रहा। इसमें 6 मैन्ड लूनार लैंडिंग मिशन थे जिनमें मून की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन का काम किया गया था। इस प्रोग्राम के बाद आज तक कोई भी मैन्ड लूनार मिशन नहीं किया गया है। अपोलो मिशंस की बहुत सारी सफलताओं के बावजूद इस प्रोग्राम को 2 बड़ी असफलताओं को भी झेलना पड़ा। इसमें पहली असफलता अपोलो 1 की लॉन्चिंग साइट पर लगी आग भी थी, जिसमें वर्गिल ग्रीसम, एड वाइट और रोजर कैफी शहीद हो गए थे। दूसरी असफलता अपोलो 13 में हुआ बिग एक्सप्लोजन था, लेकिन इसमें तीनों यात्रियों को सकुशल बचा लिया गया था। इस प्रोग्राम का नाम ग्रीक सूर्य देवता अपोलो को समर्पित है। अपोलो मिशन की स्टार्टिंग प्रेसिडेंट आइजनहावर के शासनकाल के दौरान 1960 के दशक में हुई थी। यह मरकरी मिशन की नेक्स्ट स्टेज थी। मरकरी मिशन में एक ही एस्ट्रोनॉट को धरती के करीबी ऑर्बिट में भेजा जाता था और साइंटिफिक डेटा इकट्ठा किया जाता था। ध्यान दें, मरकरी मिशन धरती का पूरा चक्कर लगाने की बजाय सीमित चक्कर ही लगा सकता था, जबकि अपोलो मिशन का टारगेट था कि 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजना और धरती का पूरा चक्कर लगाना और आने वाले अपोलो मिशन में मानव को चांद तक पहुंचाना था। नवंबर 1960 में जॉन एफ कैनेडी ने एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पेस रेस में सोवियत यूनियन को पछाड़कर अमेरिकी साख को और आगे बढ़ाने का वादा किया था। अमेरिकी साख तो चुनावी जुमला था, लेकिन इसका असल कारण सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी और मिसाइल रेस में अमेरिका का पीछे रह जाना था, क्योंकि अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन पहला मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च कर चुका था। अभी अमेरिका का ध्यान सोवियत यूनियन के सैटेलाइट लॉन्च से हटा भी नहीं था कि 12 अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन स्पेस में इंसान को भेजने वाला पहला देश बन चुका था। इससे अमेरिका बिल्कुल हताश और निराश हो गया था। इस वाक़ये ने अमेरिका के मन में स्पेस रेस में पीछे रहने के डर को और बढ़ा दिया। सोवियत यूनियन की इस उड़ान के दूसरे दिन ही अमेरिकी संसद की साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अमेरिका के सोवियत यूनियन से आगे बढ़ने के प्लान्स पर विचार किया गया। सरकार ने स्पेस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए कैनेडी ने 25 मई 1961 को अपोलो प्रोग्राम की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि 1970 से पहले अमेरिका चांद पर किसी इंसान को भेजने वाला पहला देश बनेगा। कैनेडी ने तो एक लक्ष्य दे दिया था, लेकिन इस मिशन में मानव जीवन, धन, तकनीक की कमी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत भारी खतरा था। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का इतना विकास हो जाने के बाद भी जापान, चाइना और इंडिया जैसे देशों का इंसान को चांद पर भेजना ये सिर्फ एक सपना मात्र है, और अमेरिका को यह काम 1960 के दशक की टेक्नोलॉजी के साथ करना था। इस मिशन को पूरा करने के लिए साइंटिस्टों के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जिसमें से पहला ऑप्शन था सीधी उड़ान, मतलब डायरेक्ट फ्लाइट। इसमें बताया गया कि एक स्पेसक्राफ्ट सिंगल यूनिट के रूप में चांद तक सीधी उड़ान भरेगा, चांद की सतह पर उतरेगा और वापस धरती पर आएगा। परंतु इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल रॉकेट को बनाने की जरूरत थी, जिसे नोवा का नाम दिया गया था। दूसरा ऑप्शन था अर्थ ऑर्बिटर फ्लाइट। इस ऑप्शन में कहा गया स्पेसक्राफ्ट को 2 सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा छोड़ा जाए
पहला रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को धरती के बाहर छोड़कर अलग हो जाता, जबकि दूसरा रॉकेट उसे चांद तक लेकर जाता और वापस धरती पर लेकर आता। तीसरा ऑप्शन था मून सरफेस फ्लाइट। इस ऑप्शन में दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को एक के बाद एक छोड़ा जाना था। पहला स्पेसक्राफ्ट ऑटोमेटिक था, जिसका काम फ्यूल को चांद की सतह पर उतारना था, जबकि दूसरा स्पेसक्राफ्ट बाद में इंसानों को लेकर चांद पर पहुंचता। इसके बाद ऑटोमेटिक स्पेसक्राफ्ट से फ्यूल को दूसरे यान में भरा जाता और फिर यह यान इंसानों को धरती पर वापस लेकर आता। चौथा ऑप्शन था मून ऑर्बिटर फ्लाइट। इस ऑप्शन में केवल एक सैटर्न V रॉकेट के द्वारा मल्टीपल स्टेजेस वाले स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना था। चांद के पास पहुंचकर स्पेसक्राफ्ट दो अलग अलग हिस्सों में बंटने वाला था। एक हिस्सा कंट्रोल व्हीकल जो लगातार चांद का चक्कर लगाता रहता, जबकि दूसरा छोटा हिस्सा मून लैंडर चांद की सतह पर उतरने वाला था। बाकी ऑप्शंस की तुलना में मून ऑर्बिटर फ्लाइट के मून लैंडर का भार काफ़ी कम था, जिसे मून के सरफेस से लॉन्च करना आसान था। लेकिन 1961 में नासा के ज़्यादातर साइंटिस्ट सीधी उड़ान के पक्ष में थे। अधिकतर साइंटिस्टों को डर था कि बाकी ऑप्शंस की कभी जांच या टेस्ट फ्लाइट नहीं की गई है और अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट्स का एक दूसरे से अलग होना और वापस जुड़ना एक खतरनाक और मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे जॉन होबाल्ट मून ऑर्बिटर फ्लाइट की भार में कमी वाली योजना से काफ़ी प्रभावित थे। होबाल्ट ने सीधे सीधे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर रॉबर्ट सिमंस को पत्र लिखा और इस ऑप्शन पर गौर करने को कहा। इन सभी ऑप्शन पर गहनता से विचार और विमर्श करने के बाद कमेटी ने होबार्ट के प्रयासों को सम्मान देते हुए अर्थ ऑर्बिटर फ्लाइट और मून ऑर्बिटर फ्लाइट दोनों को एक साथ यूज करने की सिफारिश की और 11 जुलाई 1962 को इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई। अपोलो स्पेसक्राफ्ट के 3 मेन हिस्से थे और 2 अलग से छोटे हिस्से भी थे। कंट्रोल व्हीकल वह हिस्सा था जिसमें एस्ट्रोनॉट अपना ज़्यादातर समय बिताने वाले थे। पृथ्वी पर केवल कंट्रोल व्हीकल ही लोड कराने वाला था। सर्विस रूम में एस्ट्रोनॉट के इंस्ट्रूमेंट, ऑक्सीजन टैंक और चंद्रमा तक ले जाने और वापस आने वाला इंजन था। लूनार लैंडिंग व्हीकल चांद पर लैंड करने वाला यान था। इसमें लैंडिंग स्टेज और लॉन्चिंग स्टेज के इंजन लगे हुए थे, जो कि चंद्रमा की सतह पर उतरने और वापस कंट्रोल व्हीकल से जुड़ने के लिए काम आने वाले थे। ये दोनों इंजन भी कंट्रोल व्हीकल से जुड़ने के बाद उससे अलग हो जाने वाले थे। इस ऑप्शन में स्पेसक्राफ्ट का ज़्यादातर हिस्सा रास्ते में ही छोड़ दिया जाने वाला था, इसलिए उसे एकदम हल्के मटेरियल से बनाया जा सकता था और इस मिशन के लिए केवल एक ही रॉकेट से काम चल सकता था। मून पर लैंड करने से पहले की योजना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टाइम टेकिंग थी, लेकिन सैटर्न V की सभी टेस्ट फ्लाइट सफल रही थी, इसलिए मिशन को टाइम से कंप्लीट करने के लिए कुछ टेस्ट फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया था और नई योजना 1967 में पब्लिश की गई थी, जिसके अनुसार पहली मानव सहित स्पेसक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट अपोलो 7 में की जानी थी। इसके बाद लूनार व्हीकल और कंट्रोल व्हीकल टेस्ट फ्लाइट अपोलो 8 में की जाने वाली थी। अपोलो 9 में कंट्रोल व्हीकल के धरती पर वापस आने की रिहर्सल की जानी थी। इसके बाद अपोलो 10 मून पर लैंड करने के लिए एक फाइनल रिहर्सल के रूप में उड़ान थी। लेकिन 1968 की गर्मियों तक यह निश्चित हो गया कि अपोलो 8 की उड़ान के लिए लूनार व्हीकल समय पर तैयार नहीं हो पाएगा। तब नासा ने तय किया कि अपोलो 8 को धरती की परिक्रमा करने के लिए भेजने के बजाय सीधा चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए भेजा जाए। इस बदलाव का कारण यह भी माना जाता है कि नासा से पहले सोवियत यूनियन ने चंद्रमा की परिक्रमा के मिशन जोंड और लूना को पूरा कर लिया था, इसलिए अमेरिकी साइंटिस्ट हर हाल में सोवियत यूनियन से आगे रहना चाहते थे। और अंत में 21 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा तो अमेरिका ने स्पेस रेस को जीत लिया। अपोलो मिशन ने कुल मिलाकर चंद्रमा से 381 किलोग्राम पत्थर और अन्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे कर धरती पर लाए थे। इसका ज़्यादातर भाग ह्यूस्टन की लूनार रिसीविंग लेबोरेटरी में रखा गया है। रेडियो डेटिंग से यह भी पता चलता है कि चंद्रमा की चट्टानों की उम्र पृथ्वी की चट्टानों की उम्र से कई गुना ज़्यादा है। इन चट्टानों की उम्र 3 से 4 अरब साल मापी गई है और ये नमूने सौरमंडल के बनने की इनिशियल स्टेजेस के समय के हैं।